हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रही होंगे। आज की जो वीडियो है ये माइनर के बेसिक इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये जो पेपर लाया हूँ आज मैं, ये वैसे तो बेसिक इकोनॉमिक्स का नहीं है, बट ये पेपर जो है ये बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। बट जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपके माइनर के पेपर के सिलेबस से। मतलब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सिमिलर है और बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपके बेसिक इकोनॉमिक्स के पेपर के सिलेबस से। तो आज जो ये मैं वीडियो लाया हूँ, ये पेपर अभी हुआ था कुछ टाइम पहले, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बट ये यूज़फुल है आपके बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए। तो आइए आज हम देखते हैं इसी पेपर को। इसकी ये जो बीकॉम के बच्चे हैं उनके लिए आंसर की हो जाएगी, और जो माइनर के बच्चे हैं बेसिक इकोनॉमिक्स के उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो जो सीरीज़ है, तो इसे सीरीज़ को देख लेते हैं। ये आपकी बी सीरीज़ है, मतलब कि जो भी बीकॉम का बच्चा अगर देख रहा हो तो ये बी सीरीज़ है, वो आप बी सीरीज़ के हिसाब से इसको आंसर की बना सकता है। और 2024 का ही पेपर है, अभी हुआ था कुछ टाइम पहले। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्या है, देयर आर द टाइप ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट की टाइप क्या है। देखो, दो तरह की जो मेन होती हैं वो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो कि फॉर्मूला भी है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट और प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये होती है। ये फॉर्मूला भी है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 सेकंड रुकिए, ये चल क्यों नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज नोन एज। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन किसके किसके नियम के अंदर आता है, मतलब कि वेरिएबल प्रोपोर्शन कैसे जाना जाता है। तो ये दो नियम है हमारे पास, दो लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो जो रिटर्न टू स्केल है, आपके पास बेसिक इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें फुल कोर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। और आपका एक सीरीज़ डली हुई है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों की दोनों प्लेलिस्ट है, आप उनको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपने दोनों पढ़े हैं तो आपको पता होगा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल है वो आपका शॉर्ट रन के लिए होता है और लॉन्ग रन के लिए होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्शन। देखो, ये आपको दे दिया गया टोटल प्रोडक्शन, क्या दे दिया गया, टोटल प्रोडक्शन, और इधर दे दिया गया मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन पहले कितनी होगी, 15, 30, और यहाँ पर मार्जिनल हो गया पहला 15, और ये वाली वो पूछ रहा है। देखो, मार्जिनल का मतलब होता है कितना डिफरेंस है। तो 30 में से 15 टोटल प्रोडक्शन में इसका डिफरेंस कितना है, 30 में से 15 कितने गए, 15 हो गए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 15 आ जाएगा, सी आंसर, वो डी आपका आंसर सही है मार्जिनल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का कौन पार्ट नहीं है। ये जो शुरू के 3 है ये बिजनेस साइकिल के पार्ट होते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी बिजनेस साइकिल का पार्ट नहीं होता। इलास्टिसिटी को अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि उसमें से वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि परफेक्ट इलास्टिक और इम्परफेक्ट इलास्टिक, जो 5 तरह की इलास्टिक के टाइप है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो वो इस तरीके से होता है, ई इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 0, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो उसमें ग्राफ भी पूछ सकता है कि ग्राफ किस तरह का है। तो वो सारे के सारे अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। लोचदार, बेलोचदार, वो सारे के सारे हैं, आपने अगर पढ़े हैं तो फिर आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज फिक्स्ड। तो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सबसे पहले तो आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ग्राफ देख लीजिए। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोन एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको कहते हैं आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ग्राफ, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो ग्राफ होता है या तो वो इक्विलिब्रियम होगा या बीईपी पॉइंट होगा। तो दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। तो आपका आंसर इसी से हो जाएगा, सी आंसर। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो सी हो जाएगा इसी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फैक्टर पूछ रहा है। नाशवान फैक्टर पूछा है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फैक्टर है वो आपका लेबर होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेजेज आर। जो परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता है, उसमें मजदूरी कैसे निर्धारित होती है। तो मजदूरी जो होती है वो कैसे निर्धारित होती है, वो चीज़ पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इंटरसेक्ट
इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड मांग और जो मांग है मतलब डिमांड है वो सप्लाई को जहाँ पर कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पर आप उसकी क्या देखेंगे, मजदूरी को निर्धारित करेंगे, मतलब कि वेजेस को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म कार्टल, जो कार्टल टर्म है, कार्टल टर्म है वो किसके लिए यूज़ होता है, कौन सी मार्केट के लिए यूज़ होता है, तो याद रखना ये ओलिगोपोली के लिए यूज़ होता है, अल्पाधिकार के लिए, ओलिगोपोली। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन एम ऑफ ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, जो मेन एम होता है वो आपका लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट होता है, मतलब कि निम्नतम लागत के लिए होता है, संभव न्यूनतम लागत मतलब कि पॉसिबल कॉस्ट। अगला देखते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इंडिकेट्स, जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है वो किसको इंडिकेट करता है, तो आपका ए और बी दोनों होगा, मतलब कि ये दोनों मैक्सिमम प्रोडक्शन और लो कॉस्ट, मतलब कि आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम होना चाहिए और आपकी जो कॉस्ट है वो कम लगनी चाहिए, तो वही क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पोल कहता है। अगला देखते हैं। द टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको पता ही होना चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो ये किससे लिया गया है, ओकिनोमिया किससे लिया गया है, जो एक ग्रीक वर्ड है, और याद रखना ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड क्या है, ग्रीक से। अगर हिंदी में पूछा जाए अर्थशास्त्र तो यहाँ पर तो देखो इसकी ट्रांसलेट कर दी गई, बट लेकिन सही मायने में जो अर्थशास्त्र शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है और इंग्लिश का जो इकोनॉमिक्स शब्द है वो ग्रीक वर्ड ओकिनोमा से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर ये तीनों है, सिंपल सा है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन सब आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। हु सेड इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन है ये जो कि किसके थ्रू कही गई है, एडम स्मिथ के थ्रू कही गई है। एडम स्मिथ की वेल्थ की डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने कहा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी ऑफ वेल्थ है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, मतलब कि एक इम्पोर्टेंट लाइन है इकोनॉमिक्स की। 2 सेकंड रुकिए, चार्जर लगा दूँ मैं इसका। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर आर द 2 लेवल ऑफ स्टडी इन इकोनॉमिक्स, क्या पूछा, तो ये दोनों हो जाएंगे, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बोथ है, दोनों सही है। माइक्रो और मैक्रो 2 टाइप का लेवल होता है। माइक्रो का मतलब होता है आपका इंडिविजुअल स्टडी, मतलब किसी भी इंडिविजुअल स्टडी की जाए, मतलब किसी व्यक्तिगत स्टडी की जाए तो माइक्रो, और मैक्रो का मतलब होता है ग्रुप वाइज, मतलब कि पूरे ग्रुप का, पूरे देश का अगर कुछ भी चीज़ देखी जाए तो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन, क्या कह रहा है 15 क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के मेन ऑब्जेक्टिव, इसमें तो देखो तीनों ये नहीं लग रहे, इसमें तो नॉन लग रहा है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव तो होता है लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है ये। ठीक है, इसमें पूछ रहा है मेन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव होते हैं पर लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, याद रखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी, देखो मैंने बताया था अभी, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो किसके लिए है, व्यक्तिगत के लिए, तो व्यक्तिगत ये आ गया देखो, इंडिविजुअल, और व्यक्तिगत होगा तो वो स्मॉल यूनिट होगी, स्मॉल फर्म भी हो सकती है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, तो इसमें ऑल हो जाएगा। अगला देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, डील्स विद द, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो करता है देखो, मनी सप्लाई भी किस में आ जाएगा, आपका ग्रुप वाइज आ जाएगा, एक्सचेंज रेट भी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑल आ जाएगा। 17 का भी क्या हो जाएगा, ऑल आ जाएगा। ये सभी चीज़ें हैं जो कि करती है। इन्फ्लेशन इज़ द स्टडी मैटर ऑफ, देखो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति जिसे हम महंगाई बोलते हैं, ये किसका पार्ट है, ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। देखो इन्फ्लेशन कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा समूह का है। इन्फ्लेशन सबका हो रहा है, मतलब कि सबके लिए महंगाई बढ़ रही है, तो ये एक मैक्रो का पार्ट है, ग्रुप वाइज है। ठीक है, तो ये किसका है, मैक्रो का पार्ट। नेक्स्ट करते हैं, ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर, देखो प्राइस टेकर मतलब कि जो प्राइस को स्वीकृत करे, मतलब कि जो भी प्राइस है उसको ही माने, तो वो किसमें होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। देखो कई सारे कंपटीशन है, मार्केट वाली जो वीडियो है ना वो जरूर देख के जाना, मार्केट में सारी मार्केट पढ़ाई गई है। एक तो परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, ओलिगोपोली, मोनोपोली मतलब एकाधिकार। देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे क्या हैं, बायर्स हैं और बहुत सारे क्या हैं, सेलर्स हैं, और सेम
तरह का प्राइस, मतलब होमोजीनियस प्राइस को, होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, मतलब इस सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और सेम कीमत पर, तो उसमें कीमत को स्वीकृत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। ये मैंने कुछ थोड़ा सिंपल बता दिया, वरना तो आप वीडियो में से देख लेना, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है पूरी मार्केट स्ट्रक्चर को। ठीक है, मूल्य भेदभाव, मूल्य भेदभाव मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस में होता है? ये होता है मोनोपोली, मतलब कि देखो मूल्य को एकाधिकार, जब किसी कंपनी का एकाधिकार होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, प्राइस को सेट कर लेती है, मतलब कि वो ही मूल्य को क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो वो मोनोपोली होता है, एकाधिकार। अगला देखते हैं, किंग डिमांड कर्व। देखो किंग डिमांड कर्व का मतलब है जो डिमांड कर्व ऐसा ना हो, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोन ना हो, किस टाइप का हो, इस टाइप का हो, जो ऐसा झुका हुआ हो, तो ये किंग डिमांड कर्व होता है। तो देखो इसमें जो आंसर आता है वो मोनोपोली और ओलिगोपोली दोनों होता है। क्या होता है? मोनोपोली और ओलिगोपोली दोनों होता है, कि दोनों का डायग्राम ऐसा ही होता है, पर लेकिन ज़्यादा झुका हुआ किसका होता है? ज़्यादा झुका हुआ ओलिगोपोली का होता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर। ठीक है, अगला को देखते हैं 21 के बाद 22, डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट का बीच का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। सिंपल सी बात है, टोटल रिवेन्यू का मतलब है आपने कितना कमाया और टोटल कॉस्ट का मतलब है आपने कितना लगाया। मैंने मान लीजिए 10 रुपये लगाए थे, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के 10 रुपये लगाए। मान लीजिए, जो मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ, समोसा बनाने के लिए मैंने 10 रुपये का कॉस्ट लगाया और मुझे 15 रुपये का मैंने उसे बेच दिया। तो क्या हो गया? 10 और 15 में से कितना डिफरेंस हो गया? अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो कितना डिफरेंस हो गया? दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 5 रुपये का। तो 5 रुपये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका प्रॉफिट शो करता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, मिनिमम प्रॉफिट। तो ये पूछ रहा है व्यापार को चलाने के लिए कम से कम लाभ आवश्यक है, ये किस प्रकार का लाभ है? ये सिंपल प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? सिंपल प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। जो डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है वो किसने प्रयोग की है? तो आप याद रखना, जेबी क्लार्क है इसका नाम, इसका जो आंसर है जेबी क्लार्क है। ठीक है, हु सेड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर इन्वोलेंस। तो क्या पूछ रहा है ये? लाभ नवप्रवर्तन के लिए इनाम है। तो ये किसने कहा गया है? तो ये आपका शुम्पीटर के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? शुम्पीटर। अगला करते हैं, ऑल द फैक्टर कैन बी चेंज इन द फ्यूचर ऑफ। देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपने किसी ने भी वीडियो ली है तो मैंने बताया था दो ही लॉ है आपके पास, लॉ ऑफ वेरिएबल एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो लॉ ऑफ वेरिएबल में क्या होता है? कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर आपके कैसे होते हैं? कुछ फैक्टर फिक्स और कुछ फैक्टर आपके फिक्स वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जो बार बार चेंज होते रहे। और लॉ ऑफ रिटर्न में क्या होता है? सारे फैक्टर क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं, मतलब वेरिएबल होते हैं। तो ये कह रहा है ऑल फैक्टर कैन बी चेंज। तो ऑल फैक्टर कैन बी चेंज उसमें हो सकता है, लॉ ऑफ रिटर्न में हो सकता है। आप वीडियो देखना, उसमें बेसिक है। सेकंड जो वीडियो डली हुई है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्किल समझाने में, उसमें मैंने सारा बेसिक बताया है। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, मैंने वीडियो स्टार्ट होती है शुरुआत में एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इसके इक्वल होता है। विच इज़ नॉट यू शेप कर्व। यू शेप का जो कर्व होता है वो इनमें से कौन सा नहीं होता? याद रखना, इसमें नॉट पूछ रहा है। ठीक है, कई बार बच्चा जल्दी जल्दी में सोचता है कि वो क्या पूछ रहा है, तो ये नॉट पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं होता। देखो मार्जिनल कॉस्ट भी बिल्कुल यू शेप का होता है, मतलब ऐसा शेप बनती है उसकी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का भी यू शेप का होता है। ठीक है, वो थोड़ी सी ऐसे बढ़ती हुई बनेगी। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का भी, एवरेज फिक्स कॉस्ट का नहीं होता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी का नहीं होता। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट सीधी होती है, यू शेप नहीं, बिल्कुल सीधी ऐसे ऐसे रहेगा, क्योंकि फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड रहेगा ना, और फिक्स्ड रहेगा तो कैसा रहेगा? सीधा रहेगा ऐसे। नेक्स्ट करते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सारा का सारा बेसिक इकोनॉमिक्स में ही है। ठीक है, ये सारा का सारा है बेसिक इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। अगला क्या पूछ रहा है? जो लागत एक अतिरिक्त इकाई। देखो नाम सुनते ही ना, अतिरिक्त इकाई, अतिरिक्त इकाई या फिर एडिशनल यूनिट, इसका मतलब सीधा सीधा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। देखो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जो कि यूटिलिटी में है, तो उसमें अतिरिक्त इकाई के
इकाई को लेकर ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मार्जिनल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। देखो मैं काफ़ी जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और शायद मुझे लगता है कि मैं आज सारे नहीं करा पाऊँगा, थोड़े से करा दूंगा, थोड़े बच जाएंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज नोन एज। देखो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो आपका मतलब कि आपका लिफाफे जैसा होता है। कैसा, लिफाफे जैसा, मतलब कि वो यू, इस तरह का यू शेप का बनता है तो वो लिफाफा बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको नाम बोला जाता है ये वाला, लिफाफा वक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर फॉर्म ऑफ मार्केट। मार्केट की फॉर्म, ये सारी मार्केट ही है, ठीक है, मैंने अभी बताया, मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, ठीक है, सारी की सारी मार्केट्स ही हैं। ए सिंगल प्राइस सेम प्राइस इज फाउंड। ये क्या कह रहा है, कीमत समरूप कीमत हो, समरूप मतलब समान कीमत, मैंने अभी आपको बताया था परफेक्ट कंपटीशन में एक जैसी चीज़ एक ही जैसी कीमत पे बेचता है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, ये मैंने आपको अभी भी बताया था। 33 में दे, ए सिंगल सेलर। सिंगल सेलर मतलब कि अकेला व्यक्ति राज कर रहा है किस पे, मार्केट पे, तो ये मोनोपोली, एक अधिकार होता है। देखो सिंपल सिंपल सी चीज़ है। तो ए फ्यू सेलर ऑफ गुड आर द फ्यूचर। देखो मोनोपोली में होता है एक ही सेलर, मतलब कि सिर्फ अकेला, उसका ही एक अधिकार। परफेक्ट कंपटीशन में होता है बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे बायर और बहुत सारे ही सेलर, ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं। पर लेकिन जो ओलिगोपोली होता है उसमें क्या होता है, उसका सिंपल सा ओलिगोपोली का जो एग्जांपल है वो आपकी टेलीकॉम कंपनीज। टेलीकॉम कंपनीज में क्या है, फ्यू आपके सेलर्स होते हैं, मतलब जैसे कि एक वोडाफोन हो गई, एक आपकी जियो हो गई, और एक आपकी क्या हो गई, आइडिया या BSNL, ये हो गई। बस देखो फ्यू सेलर्स हैं पर लेकिन बायर्स बहुत सारे हैं। बायर्स कितने सारे, बहुत सारे हैं, तो फ्यू सेलर क्या हो जाता है, बी, ओलिगोपोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। मैंने देखो कितनी बार बता दिया, होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट कंपटीशन, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। परफेक्ट रिजिडिटी, जो प्राइस रिजिडिटी जो जुड़ा होता है वो आपके ओलिगोपोली से जुड़ा होता है। मतलब कि प्राइस में क्या रहता है, प्राइस कैसा रहता है, देखो इसका मतलब होता है कि जैसे अभी अभी जियो ने क्या कर दिया, अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं, 800 रुपये कर दिया उसने, जो वो उसका 666 का जो रिचार्ज था जियो का, वो उसने 800 का कर दिया। कितना कर दिया, 800 का। अब देखो जियो ने बढ़ाया तो साथ साथ क्या हो गया, साथ साथ सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज बढ़ा दिए। तो इसका मतलब होता है कि प्राइस का जो होता है रिजिडिटी, मतलब कि प्राइस बना रहता है सभी कंपनियों के एक साथ, मतलब कि सभी एक साथ बढ़ाएगी, एक साथ घटा देगी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिवर्तन को कौन दर्शा रहा है, किसको, परिवर्तन को कौन दर्शा रहा है, क्या पूछ रहा है, तो ये कौन दर्शाएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताता है किसी भी पीरियड में, तो कौन बताता है, आपका बिजनेस साइकिल बताता है। बिजनेस साइकिल में ही सारे आपको पीरियड पता चलते हैं। ऐसे एक बिजनेस साइकिल बनती है इस टाइप से, अगर आपने देखी हो इस टाइप से साइकिल बनती है तो वो बिजनेस साइकिल होती है, ठीक है, वो सारी एक्टिविटी बताती है। 38 क्या कह रहा है, देयर आर फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में कौन से फेज होते हैं, देखो पहला जो क्वेश्चन था ना उसमें ही था, ये तीनों फेज होते हैं, मतलब कि ओल होगा, ठीक है, इसमें सारे फेज होते हैं। अभी के लिए मैं क्वेश्चन 38 तक ही रख रहा हूँ, आगे मैं जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो इस वजह से मैंने थोड़ी छोटी करके ही एक दो बार डाल दूंगा वीडियो। तो जो अभी तक मैंने 38 क्वेश्चन किए आप इसको लो, बताओ कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा है कि सर समझ में नहीं आया, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो इसी वीडियो में आपको लिंक भेज दूंगा जो कि उसका पूरा टॉपिक का वीडियो है, क्योंकि नहीं तो आप जाके देख भी सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बड़े आराम से वहाँ जाके देख सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, सारे टॉपिक वहाँ पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रहेगा, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जितना बचा हुआ पार्ट है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, ऐसे जुड़े रहिए और हमसे पढ़ते रहिए।